अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरे चैनल से बहुत फ़ायदा उठा रहे होंगे। आज की एक छोटी सी क्लास रिक्वेस्टेड है। एक भाई ने कमेंट किया था कि उसको 3D मॉडल के ऊपर टूल पाथ लगाने का तरीका नहीं आता। तो इस क्लास में हम एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे और उस मॉडल के ऊपर फिर हम एक टूल पाथ लगाएंगे 3D में। पहले उसकी रफिंग करेंगे और फिर उसकी फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यू मॉडल लेंगे और उसकी डायमेंशन डिसाइड करेंगे। ये डायमेंशंस बेसिकली उस पीस की होंगी जिसके ऊपर हमने हमारा डिज़ाइन कार्व करना है सीएनसी मशीन के ज़रिए। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर 12 इंच बाय 12 इंच का एक पीस ले रहा हूँ और यूनिट्स मैं यहीं से मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आप देखेंगे मैंने जैसे ही मिलीमीटर के ऊपर क्लिक किया है तो 12 इंच के मुताबिक जितने मिलीमीटर बनते हैं डायमेंशंस के पैनल में उतने ही मिलीमीटर्स अपडेट हो गए हैं। रेजोल्यूशन इसकी फुल पे कर देते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले और इसको ओपन करते हैं। काफ़ी लोगों का ये मॉडल की डिज़ाइन जो शेड्स हैं इनके बारे में भी क्वेरीज आई हैं कि ये अच्छे नहीं हैं। तो आज हम ये भी देख लेते हैं कि हम अपने मॉडल के शेड्स और कलर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप मॉडल की सेटिंग वाले पैनल में आए तो यहाँ पर लाइट्स एंड मटेरियल का एक ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मेन्यू बार में देखें तो वो मॉडल के टैब के अंदर आते हैं लाइट्स एंड मटेरियल सेटअप। तो ये लैंप एक छोटा सा बना हुआ है रेड कलर का। तो इसे आपने याद रखना है, इससे इसके ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं ये डिसाइड होते हैं। इसको ओपन करते हैं। आप मटेरियल सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ पे इस कलर की बजाय कोई मटेरियल चाहिए, जैसे ये एल्युमिनियम रफ, एल्युमिनियम फॉइल और इसी तरह आगे लकड़ियों के भी मटेरियल्स हैं। बीच वुड है, एंटीक पाइन वुड है। उसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिखे हुए हैं ये बेसिकली उसकी रगों का जो फ्लो होता है, जो शेड होता है उसको डिसाइड करता है कि वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो। और इसी तरह ये नीचे और भी लकड़ियाँ दी हुई हैं। हमने जो भी सिलेक्ट करना हो, सिंपल जनरल वुड रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। इसको हम वुड पे सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो ये देखें ये वुड का टेक्सचर उसके ऊपर आ गया है। अब ये मटेरियल जो है वो वुड का लग रहा है। तो मैं ये सोच रहा था कि हम उसको हटा के उसकी जो शाइनिंग और जो रिफ्लेक्शन मैप है उसको हटा के ये वुड वाला रख लेते हैं और इसमें हमें उम्मीद करता हूँ कि अच्छी समझ आएगी। और रिफ्लेक्शन मैप इसका नन कर देते हैं ताकि हमें इसकी रिफ्लेक्शन नज़र ना आए। तो अब देखें इसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आ रही। अब ये प्लेन वुड बन गई है और इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो कोई चीज़ यहाँ पे बना लेते हैं। आजकल डोनट का बड़ा चर्चा है, तो चलिए हम एक ना 3D डोनट बना लेते हैं और इस डोनट को फिर हम 3D मॉडल में बना के 3D टूल पाथ लगाएंगे। नोड एडिटिंग टूल में जाते हैं, थोड़ा सा उसकी शेप जो है उसको रफ कर लेते हैं। एक्यूरेटली सर्कल नहीं होना चाहिए, डोनट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा भी होता है, उसके डिज़ाइन में होता है, बिल्कुल माइनर सा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद ये हमारा क्रॉस सेक्शन होगा। इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे एक्सट्रूड टूल। क्रॉस सेक्शन के लिए ये इसके नीचे वाली लाइंस हटा दें, इनको थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं आल्ट के साथ, इतना। और उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। राइट क्लिक किया टूल स्वीप के ऊपर तो हमारे पास एक्सट्रूड टूल निकल आया है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर छोटे छोटे एरो बन गए हुए हैं। इन एरोज को आप क्लियर देखने के लिए 2D व्यू में आए और देखें ये यहाँ पे छोटे छोटे एरो हैं और ये जिस साइड पे है उसी साइड पे ये वाला क्रॉस सेक्शन है वो लगेगा। तो इसको हम स्टार्ट प्रोफाइल में सेलेक्ट करेंगे और 3D व्यू में जाके देखेंगे तो ये देखें ये इस तरह की एक शेप बन गई है। ये आप
अगर गौर से देखें तो यहाँ पे ये इसकी लाइन नज़र आ रही है और लाइन के अंदर अंदर ये वाला क्रॉस सेक्शन बन गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अंदर की तरफ, ताकि ये अंदर वाला जो इसका होल है वो छोटा हो जाए, थोड़ा बड़ा बड़ा भी नज़र आएगा। यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें और कैंसिल कर दें। इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी फूल बत्तियाँ डाल देते हैं। हमारे पास ये एक ऑलरेडी बनी बनाई लाइब्रेरी होती है, ये मैंने खुद बना के सेव की हुई हैं। इसमें से कुछ डिकोर के आइटम जो हैं वो इसके ऊपर डाल लेते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। ये एक रोज़ फ्रेम है मेरे पास, इसको इसके ऊपर डालते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसा लगता है। तो सेंटर लाइन करने के लिए यहाँ से हम सेंटर इन मॉडल कर लेंगे। और अब आपको ये इसकी आउटलाइन नज़र आ रही होगी। इसको जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर हम अलग लेयर में ऐड करेंगे इसे। पेस्ट टू न्यू लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एक अलग लेयर हमारे पास बन जाएगी और उसका कंबाइन मोड जो होगा वो जो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे वही उस लेयर का कंबाइन मोड होगा। तो ये पिछली क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कंबाइन मोड कैसे मैनेज होता है। तो जैसे ही पेस्ट टू न्यू लेयर करेंगे हमारी एक नई लेयर बन जाएगी और उसका कंबाइन मोड वही होगा जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। तो ये देखें, ये एक खूबसूरत गुलाब इसके ऊपर लगे हैं। डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने इसी डिज़ाइन के ऊपर अब टूल पाथ लगाने हैं और इसकी ये मटेरियल जो है ना, ये मुझे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं दोबारा रिवर्ट करने लगा हूँ। इसको सिलेक्टेड कलर कर देंगे, जो हमारे पास कलर सिलेक्टेड होगा। और शेड इसको नहीं देते, रिफ्लेक्शन मैप जो है वो नहीं देते, अप्लाई कर देते हैं। और या बल्कि ब्रश्ड गोल्ड वाला जो है वो बड़ा अच्छा रिफ्लेक्शन मैप है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। तो इसको हम अप्लाई कर लेंगे ताकि ये अच्छा भी लगे देखने में और काम करने में जो है ना वो बोरियत नहीं होती अगर रिफ्लेक्शन मैप और इस तरह की चीज़ें हमने इस्तेमाल की हों। तो अब ये हमारे पास एक 3D मॉडल बन चुका है, एक डोनट का जिसके ऊपर गुलाब लगे हुए हैं। और अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम इसको कैसे कार्व करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्लेन है ये सारा इसी तरह कार्व हो जाए, ये मतलब सारा ख़त्म हो जाए और सिर्फ इस जगह पे ये डोनट बना हुआ हो और टोटल मशीन यहाँ से चले और इधर तक जाए और ये खाली हिस्से पर भी चलती रहे, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली टूल पाथ में जाना है और इसके ऊपर टूल पाथ लगा देना है। ये टूल पाथ का ऑप्शन है। यहाँ से हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टूल पाथ ऑपरेशंस आ जाएंगे। उसके बाद 2D टूल पाथ्स हैं और फिर 3D टूल पाथ्स हैं। 3D में ये जो सबसे पहला है क्रिएट मशीन रिलीफ टूल पाथ, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है और हमारे पास ये एक और पैनल खुल जाएगा जिसको हम उठा के प्रोजेक्ट विंडो में ले जाएंगे ताकि यहाँ पे मैसअप ना हो। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एरिया टू मशीन, कि मशीन करने के लिए कौन सा एरिया आपको मशीन करना है या सिलेक्ट करना है। एरिया टू मशीन में हमने सेलेक्ट करना है कि हमने इसके कितने एरिया के ऊपर मशीनिंग करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, होल रिलीफ लिखा हुआ है। होल रिलीफ का मतलब ये है कि इस एंड से लेके इस एंड तक और फिर ऐसे ही मशीन करती हुई जाएगी इस एंड तक। तो ये कंप्लीट इसकी मशीनिंग हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम ऑटोमेटिक बाउंड्री वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इनसाइड वेक्टर करेंगे, यानी कि इस वेक्टर के इनसाइड ये हमें मशीनिंग करके दे। और साथ ही हमने ऑफ साइड भी रखा है कि इस वेक्टर से 12 मिलीमीटर बाहर और इधर 12 मिलीमीटर अंदर तक इसकी इसने मशीनिंग करनी है।
ताकि ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मशीन ना आए, सिर्फ 12 मिलीमीटर दूर तक ही जाएगी। उसके बाद हम फिनिशिंग ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये इसने इसके टूल डेटाबेस खोल दिया। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा टूल हमने इस्तेमाल करना है। तो 3D फिनिशिंग के लिए बाल नोज इस्तेमाल होता है, या फिर टिप डाया एक टूल है जो यहाँ पे देसी मशीनों पे इस्तेमाल करते हैं। वो पेंसिल की तरह उसकी आगे से बनी होती है टिप, और उसकी 1 mm या 2 mm का डायामीटर होता है उसका। तो 1 mm ज़्यादातर इस्तेमाल होता है बारीक और नफीस कार्विंग के लिए। तो हम 1 mm का टिप डाया टूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर आप एडिट करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है, और नया टूल ऐड करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। अब नया टूल ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे कि उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल 1.5 टिप डाया, यहाँ से इसकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि टूल है कौन सा। जो टिप डाया होता है वो रेडियस्ड फ्लैट इनग्रेविंग भी होता है, फ्लैट इनग्रेविंग भी होता है, और रेडियस्ड इनग्रेविंग भी होता है। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, सेम चीज़ है। इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इसके यूनिट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, और इसकी स्पीड हमने सेलेक्ट कर ली कि मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इसकी स्पीड होगी। डायमीटर इसको दिया हमने 1.5। तो आप देखें उसने फाइनल टूल ऑफसेट जो है वो 0.75 का खुद ही बना दिया। उसके बाद सॉरी, ये डायामीटर जो देना है ये टिप का नहीं है, ये बेसिकली उस टूल की जो शाफ्ट है उसका डायामीटर है ये। इसको हम 6 mm करेंगे कि 6 mm के कार्बाइड में से ये टूल बना हुआ है। इसका हाफ एंगल जो है वो 10 mm कर देते हैं, और फ्लूट लेंथ देखें ऑटोमेटिक जनरेट हो गई है। फ्लूट लेंथ क्या है, सी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी कितनी लेंथ है। अब आप चेक कर सकते हैं अपने टूल के ऊपर कि उसके जहाँ से कटाव शुरू हो रहा है और जहाँ तक उसकी टिप बनी हुई है वहाँ तक का उसका लेंथ कितनी है। अगर वो 17 है तो ठीक है, अगर वो कम या ज़्यादा है तो आपने हाफ एंगल को चेंज करके उसको देख लेना है, क्योंकि इसका ये वाला हाफ एंगल जो है ये जब सही आएगा तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी बिल्कुल एक्यूरेटली। टिप रेडियस वो पूछ रहा है कि कितना है। अब हमें चाहिए 1.5 mm का डाया, डाया से मुराद डायामीटर। तो उसका हमें रेडियस लिखना होगा। 1.5 का हाफ जो होता है वो 0.75 होता है। तो हम 0.75 लिखेंगे इसका रेडियस। स्टेप डाउन इसका लिखेंगे 6 mm, कि एक बार में ये कितना गहराई तक जाएगा। तो 6 mm इसका स्टेप डाउन लिख दिया है। अब वो कह रहा है कि स्टेप ओवर कितना रखना है, कि जब एक तरफ से ऐसे फिनिशिंग करता हुआ जा रहा है तो उसके बाद उसने जो आगे की तरफ चलना है वो कितना आगे जाना है, और फिर दूसरी तरफ ये जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे 20% ऑफ द रेडियस ऑफ टिप, ताकि हमें अच्छी जो है इसकी फिनिशिंग मिल सके। उसके बाद आरपीएम स्पीड है स्पिंडल की, वो आमतौर पे 8000 भी होती है, 24000 भी होती है। ये डिपेंड करता है आपकी जो सीएनसी मशीन है उसके ऊपर कौन सा स्पिंडल लगा हुआ है। उसके बाद फीड रेट 400 रख लें, और प्लंज रेट भी 4x रख लें। तो इसको ओके कर दें, और उसके बाद अब आपके पास ये टूल बन चुका है। ये देखें, ये यहाँ पे इसी कैटेगरी के अंडर यहाँ पे आ चुका है। तो उसके बाद चले हम फिलहाल सेलेक्ट करते हैं 1 mm। आपको टूल बनाने का तरीका आ गया होगा। अब हम आगे लेके चलते हैं इसे फिनिशिंग कैसे करनी है। ये हमारे पास टूल सेलेक्ट हो चुका है। इस वक्त इसका स्टेप ओवर रखा हुआ है 0.35। अच्छा, एक स्टेप ओवर हमने टूल को सेट करते हुए उसको एडिट करते हुए या ऐड करते हुए हमने डिसाइड किया था, तो वो वाला स्टेप ओवर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी मौजूद है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देंगे। अब ये मिलीमीटर्स में है, यानी कि जो हमारी टिप है उसके मिलीमीटर्स में हमने
इसको बताना है कि वो कितने मिलीमीटर आगे या पीछे होगा। तो इस वक्त हमारे पास उसका टिप रेडियस है 0.5, यानी कि 1 mm का टूल है, तो उसका 20% 0.20 होगा। उसके बाद स्टेप डाउन जो है वो कोई भी रख लें, और स्पिंडल स्पीड यहाँ पे 12,000 रखी हुई है, टूल नंबर 1 है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रफिंग ऑप्शन क्या होंगे कि भाई इसको पहले रफ करने के लिए हमने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। तो रफिंग करने के लिए हमें 6 mm का टूल इस्तेमाल कर लेते हैं, एंड मिल, ताकि जल्दी से रफिंग हो जाए, उसमें कम टाइम लगता है। जितना बड़ा टूल होगा उतना कम टाइम लगेगा और उतनी ज़्यादा जो है वो जल्दी रफिंग होगी। उसके बाद इसका स्टेप ओवर 4 है, इसको फ्री कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें सेफ जेड वाला ऑप्शन, कि मशीन का सेफ जेड क्या है, मतलब वो ज़मीन से उठे और कितनी ऊंचाई तक वो जाए तो उसको कोई भी पीस के अंदर से कोई भी चीज़ उससे टकराएगी नहीं। तो इसको आमतौर पे 1 इंच रखा जाता है, यानी कि तकरीबन 25.4 मिलीमीटर बनता है वो। और होम जो है वो तकरीबन 1.5 इंच रख लें, वो 35 mm रख लें बेशक, कि जब होम पे मशीन खड़ी होगी तो वो उसका जेड कहाँ पे होगा। उसके बाद हमारे पास मटेरियल डिफाइन करने का ऑप्शन है, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे वो कहेगा कि मटेरियल डिफाइन करें। तो यहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमारी मशीन जो है वो ज़ीरो कहाँ पे करेगी, मटेरियल के ऊपर करेगी या मटेरियल के नीचे वाली साइड पे करेगी। ये मटेरियल की साइड है, इस वक्त हमने मटेरियल Z0 जो है वो ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अगर हम नीचे की तरफ रखते हैं और इसको इस तरह से कर देते हैं, तो फिर हमें मटेरियल के साइड पे जाके मशीन के बेड के ऊपर उसके टूल की टिप टच करके ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रखते हैं और इसको ऊपर रखते हैं तो हमें जो मटेरियल है उसके ऊपर टिप टच करके ज़ीरो करना पड़ेगा। मशीन के बेड के ऊपर पहले मटेरियल लगेगा, फिर उस मटेरियल के ऊपर आके टिप टच होगी उस टूल की, तो फिर उसको हम ज़ीरो कर देंगे जो मशीन के साथ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लगा हुआ उसमें। और इसकी जो मटेरियल थिकनेस है वो मॉडल थिकनेस के बराबर रखेंगे। अगर हमारा मटेरियल मॉडल की थिकनेस से ज़्यादा है तो यहाँ आप वो लिख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ये मॉडल की थिकनेस के बराबर ही इसे रखा जाता है, इसे छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि उसने जो मशीनिंग करनी है वो उतनी ही करनी है जितना हमारा मॉडल थिक है। इसको ओके कर दें, तो इसने अब मटेरियल जो है वो उठा लिया है। ये इस तरह से देखें, ये इसका एक बाउंडिंग बॉक्स बन गया है ब्लू कलर का, जो हमें बता रहा है कि इसका जो मोटाई है वो इस तरह से आएगी पीस की, और उसमें से कार्विंग होने के बाद ये वाला पीस बच जाएगा। अब हमारे पास ये वाला जो कर्सर है, ये देखें ये हवा में आ गया, इसके बिल्कुल ऊपर आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी मशीन का जो टूल है उसकी टिप टच करेगी, और उसे हम ज़ीरो करेंगे तो उसका ज़ीरो होम यहाँ से सेट होगा और उससे नीचे वो कार्विंग करती हुई जाएगी। इसका नाम दे लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे। अब ये देखें, ये एक ब्लू लाइन इसके इर्द गिर्द जनरेट हो गई है। ये बेसिकली वो बाउंड्री है जिसके अंदर मशीनिंग होगी। अब अगर आप देखें तो इसमें ये 2-3 किस्म की लाइनें लगी हैं। अब इसमें ये जो ब्लू लाइंस हैं इस तरह से, ये टूल की हवा में जो मूवमेंट है ये उसका पता बता रही हैं कि वो कहाँ पे मूव कर रहा होगा। और ये जो हल्की ब्लू लाइंस हैं स्काई ब्लू कलर की, ये उसके प्लंज करने की या मटेरियल के अंदर डिप करने की मूवमेंट को दिखा रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देखें तो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक वो एरिया है जो सेफ जेड है।
हमने सेफ जेड रखा था तकरीबन 1 इंच यानी कि 25.4, तो ये 25.4 की हाइट है। और अगर आप सेंटर वाली लाइन को देखें तो वो सबसे ऊंची है, वो होम जेड वाली लाइन है, 35 mm वाली। तो यहाँ से बेसिकली 35 mm से ये शुरू हुआ, यहाँ आया और उसके बाद इसने यहाँ पे डिप किया फर्स्ट, और फिर ये अपनी इसने रफिंग की टूल पाथ बनाया। अब रफिंग में क्या है, ये इसकी काफ़ी तहें बनी हुई हैं, और ये तकरीबन आप अगर गिने 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 बारियों में इसको रफिंग कंप्लीट करेगा। उसकी वजह क्या है, इसका स्टेप डाउन 6 mm है, और टोटल हमारी मटेरियल की जो थिकनेस है वो 35 mm है, तो उसने उसको डिवाइड कर लिया अपनी मर्जी से। ये रफिंग की लाइंस हैं, और ये थोड़ी दूर दूर भी हैं। ये थोड़ी दूर दूर भी बनी हुई हैं क्योंकि इनका जो स्टेप ओवर है वो 4 mm है। उसके बाद अगर आप इसको मज़ीद जूम करें और ये फूलों के ऊपर देखें, तो इसके साथ साथ ये रेड कलर की ढेर सारी बारीक बारीक लाइंस बनी हुई हैं। ये बेसिकली 3D टूल की लाइंस हैं, कि फिनिशिंग वाला जो टूल हमने इस्तेमाल किया था, जिसका हमने स्टेप ओवर 0.20 mm रखा हुआ है, ये वो लाइंस हैं, और इनके ऊपर जो फिनिशिंग का टूल है वो चलेगा। तो हम सिमुलेट करके देखें हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। उसके लिए हम अगर इसी टूल पाथ को सिलेक्ट करें, तो उसके अंदर मेन्यू में सिमुलेशन कंट्रोल बार है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आएगा कि हमने इसको जो सिमुलेशन की रेजोल्यूशन है उसको कैसी रखनी है। हाई डिटेल में रखना है तो उसको सिलेक्ट कर लें, लो डिटेल में रखना है तो ये फास्ट के ऊपर क्लिक कर लें। फिलहाल हाई डिटेल में जाते हैं और सिमुलेट करते हैं। अब ये देखें, ये एक आइडियल कंडीशन है जिसमें ये बॉक्स भी नज़र आ रहा है आपको, ये वो मटेरियल है हमारा, और ये हमारा टूल है जो हमने रफिंग के लिए लगाया था। पहले रफिंग का टूल आता है, उसके बाद फिनिशिंग का टूल आता है। इसको हम प्ले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अपना काम शुरू कर देगा। ये इसने रफिंग करना शुरू कर दिया है। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड के ऊपर क्लिक किया है तो ये तेज़ हो गया। अब ये जितनी बार उसने चलना है एक्चुअल में, उतनी ही बार यहाँ पर भी चलेगा, और ये हमें साथ साथ नज़र आ रहा है कि क्या रिजल्ट हमारे पास निकल रहा है। ये अभी फ़िलहाल रफिंग हो रही है, ये उसका डिज़ाइन नहीं बना रहा। अब उसके ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हमारे पास ये नया टूल बन गया है जो 1 mm टिप डाया की शक्ल का है। ये बेसिकली फिनिशिंग के लिए यहाँ आया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे ही ये वाला एक टूल पाथ मशीन के ऊपर ख़त्म होगा तो आपकी मशीन रुकेगी। आपने उसको खोलना है और उसको नया टूल लगाना है, और उसके बाद उसको दोबारा उसी ज़ीरो पर ले जाके उसका जो जेड है उसका ज़ीरो रिफ़्रेश करना है। उसका ज़ीरो चूँकि यहाँ सेंटर में था, तो इसलिए हमारे पास ये सेंटर का पीस बच गया है। इसके ऊपर हम दोबारा टच करके, या फिर आप यहाँ पर भी किसी जगह पे टच करके उसको ज़ीरो कर सकते हैं। और अब हम इसको प्ले करेंगे तो हमारे पास ये काम करना शुरू कर देगा। ये देखें, इस तरफ से इसने फिनिशिंग स्टार्ट कर दी है, और इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं तो वो 7 लाइनें भी शो कर रहा है जिन लाइनों के ऊपर वो चलता जा रहा है। ये देखें, ये एक साइड से इसने फिनिश करना शुरू कर दिया है, और हमारे पास जो फिनिश डिज़ाइन है वो आ गया है। ये खूबसूरत से गुलाब के फूल जो हैं वो बनते जा रहे हैं, और नीचे से डोनट भी बनता जा रहा है।
अब इस सारे को एक ही दफ़ा में अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप सिमुलेट टूल पाथ के ऊपर क्लिक करें और ये देखें हमारे पास वो सिमुलेट खुद ही हुआ हुआ आ गया, मशीन चलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये अब हमारे पास सिमुलेशन तैयार हो गई है। अब हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम इधर से डिलीट करके देखें कि हमारे पास जो डोनट बना है वो कैसा बना है। उसके लिए हमें सिमुलेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और उसके ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है डिलीट वेस्ट मटेरियल वाला, इसको हम क्लिक करेंगे। अब वो कह रहा है कि आपने जिस मटेरियल को पिक करना है उसे डिलीट करना है या जिस मटेरियल को पिक करना है उसे रखना है। तो हमारे पास जो रखने वाला मटेरियल है वो एक ही है, तो मैं उसको क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसे ये देखें, ये जो भी वेस्ट मटेरियल था वो हमारा डिलीट हो गया। और ये बारीक बारीक लाइनें जो नज़र आ रही हैं ये इसलिए नज़र आ रही हैं कि इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली हमारा टूल चलता रहा और उसकी ये स्टेप ओवर की लाइनें हैं जो बहुत ज़्यादा जूम करने पे नज़र आती हैं। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। इसके ऊपर रेगमाल वगैरह लगा के इसकी सफाई लगा के बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट नज़र आ सकता है। तो डिज़ाइनर्स हमने ये डोनट बना लिया, इसका टूल पाथ क्रिएट कर लिया और इसकी सिमुलेशन भी करके देख ली कि ये मशीन पर डिज़ाइन होने के बाद, कार्विंग होने के बाद कैसा लगेगा। अब हम देखेंगे कि इसका टूल पाथ हम कैसे एक्सपोर्ट करेंगे अपनी मशीन के लिए। अगर आप उसके टूल पाथ के ऊपर क्लिक करें तो उसमें टूल पाथ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये सबसे पहले ऑप्शन और आइकन भी बना हुआ है सेव टूल पाथ का। यहीं से ये टूल पाथ डिलीट हो सकता है, एडिट हो सकता है और इसका कैलकुलेट हो सकता है कि ये कितना टाइम लेगा। तो हमें फ़िलहाल ये सेव करना है, हमें सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब जो टूल पाथ हमारे पास इस विंडो में आ रहे हैं वो टूल पाथ सेव होंगे, जो टूल पाथ इस विंडो में होंगे वो सेव नहीं होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ज़्यादा सारे टूल पाथ हैं और उसमें से कुछ टूल पाथ इधर हैं जो बेसिकली हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो टूल पाथ इधर ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर कोई और टूल पाथ यहाँ पे लिस्टेड होंगे तो वो इधर रहेंगे, बाकी यहाँ आ जाएंगे। तो फिलहाल हमने सारे टूल पाथ सेव करने हैं तो इसलिए मैंने सब टूल पाथ को इस तरफ कर लिया। और इसमें अगर आप देखें तो इसका जो नाम है वो एंड मिल 6 mm रफिंग, यानी कि ये रफिंग वाला टूल पाथ है जिसके अंदर एंड मिल टूल लगा है 6 mm का। और नीचे जो हमने टूल पाथ दिया था फिनिशिंग के लिए वो आ रहा है 1 mm टिप डाया फिनिशिंग। अब वो पूछ रहा है कि सेव कहाँ करना है हमने इसको। आप ब्राउज़ कर लें और ब्राउज़ करके आप उसको वो लोकेशन बता दें जिस जगह पे आप सेव करना चाह रहे हैं। आप कोई फ़ोल्डर बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ टूल पाथ के नाम से और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल नेम लिखना है कि इसका एक्सपोर्ट होने के बाद फ़ाइल नेम क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम डोनट रख लेते हैं। ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये इसका सारा एड्रेस आ गया जहाँ पे इसने सेव होना है और यहाँ नीचे इसका फाइल नेम आ गया जो हमने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेव ऑप्शंस हैं कि सेव करने से पहले हमारे पास सेव टूल पाथ टू सेपरेट फाइल्स, कि ये दोनों टूल पाथ जो हैं वो सेपरेट फाइल्स में हमने सेव करने हैं या एक ही फाइल में सेव करने हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मशीन में ऑटो टूल चेंजिंग सिस्टम लगा हुआ है तो फिर आप एक ही बार में दोनों फाइलें जो हैं वो सेव कर दें तो वो एक ही फाइल बन जाएगी, एक ही कोड बन जाएगा। उस कोड को आप लगाएंगे मशीन में, मशीन खुद ही पहले रफिंग करेगी और उसके बाद फिनिशिंग का टूल लेके अपने अंदर लगा के और वो फिनिशिंग करने लग जाएगी। आपने वीडियोस में देखा होगा चाइना में और जापान वगैरह में इस तरह की मशीनें लगी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी मैनुअल मशीन है जिसको देसी मशीन जो आपके पास लगी हुई है उसके अंदर ये सीन होता है कि जब एक टूल पाथ ख़त्म होगा तो वो मशीन रुक जाएगी, फिर आप चेंज करोगे और अगला टूल पाथ दोगे तो फिर वो मशीन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी।
और कुछ मशीनें होती हैं वो उसमें ऑटो टूल चेंजर नहीं लगा होता, लेकिन उसमें लिमिट्स और होमिंग के सारे पैरामीटर दिए हुए होते हैं, तो उसमें भी आप इकट्ठी एक ही फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जब एक टूल पाथ ख़त्म होगा मशीन रुक जाएगी, आप जाके उसका टूल चेंज करोगे, नया टूल लगाओगे, जेड को ज़ीरो करोगे, एक्स वाई को नहीं छेड़ोगे, और दोबारा से उसे स्टार्ट करोगे तो वो फिनिशिंग वाला टूल पाथ चल पड़ेगा। तो मतलब अलग से फाइल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों को अलग सेपरेट फाइल्स में सेव करें, ताकि किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। उसके बाद अपेंड टूल पाथ डिटेल्स टू फाइल नेम, कि ये वाली जो डिटेल्स हैं ये उसकी जो फाइल एक्सपोर्ट होंगी उसके ऊपर लिखी जाएं ऑटोमेटिकली, तो आप इसको भी टिक कर दें। और उसके बाद है ऐड होम मूव एट द एंड ऑफ द फाइल्स। इसका मतलब ये है कि जब आपकी रफिंग ख़त्म होगी तो मशीन ऑटोमेटिकली काम ख़त्म करके होम पे चली जाएगी। अगर आपके पास लिमिट्स के पैरामीटर्स हैं, आपके होमिंग पैरामीटर्स सही हैं, तो मशीन ऑटोमेटिकली अपना काम ख़त्म करके होम पे आ जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। और अगर आप ये टिक नहीं करते तो मशीन ने जहाँ पर काम ख़त्म किया है वहीं पे रुक जाएगी। तो इसको भी टिक कर लें, ये भी अच्छी चीज़ होती है कि मशीन काम ख़त्म करके खुद ही आके होम पे खड़ी हो जाए और बंद हो जाए। उसके बाद हमारे पास मशीन का फाइल फॉर्मेट है। नॉर्मली ये एक्स वाई जी आर्क मिलीमीटर डॉट एन सी फाइल इस्तेमाल होती है। कुछ लोग टैब फाइल भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें बी एक्स वाई जी टैब फाइल इस्तेमाल होती है। वो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ढेर सारी मशीनों के कोड हैं। जैसे ये देखें, ये जी कोड आर्क्स डॉट टैब, एक ये भी वाइडली यूज्ड फाइल फॉर्मेट है। और इसके अलावा जो हमारे पास अवेलेबल है, अगर आप नीचे देखें मैक 3 के नाम से एक होगा, ये देखें मैक 3 फोर डॉट टैब इसका नाम है। ये इस्तेमाल होगा कुछ मशीनों में। तो ये 3 फाइलें जो मैंने आपको बताई हैं, फाइल फॉर्मेट जो आपको मैंने बताए हैं, ये तीनों इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ मशीनों में, उनके बोर्ड के हिसाब से या उनके सॉफ्टवेयर के हिसाब से। तो जो मैक 3 इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो यही इनफ होता है। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे, और अब आपका टूल पाथ सेव हो चुका है, आप इसको क्लोज़ कर दें और वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे आपने वो एड्रेस दिया था, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये 2 फाइलें आ चुकी हैं। एक का नाम है डोनट, ये वो फाइल नेम है। उसके बाद टूल पाथ 1, ये टूल पाथ की डिटेल्स हैं। डोनट टूल पाथ एंड मिल 6 रफिंग डॉट टैब, टैब जो है इसकी फाइल फॉर्मेट की एक्सटेंशन है, क्योंकि हमने टैब फाइल में इसको एक्सपोर्ट किया है। और अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अगर इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ नोट पैड करेंगे और जस्ट वंस कर दें, तो ये देखें ये हमारे पास टूल पाथ कुछ इस तरह का कोड बन के आ गया है, जिसमें उसकी सारी डिटेल्स भी हैं, उसके टूल की डिटेल्स भी हैं, और उसके बाद उसके सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं जिस जिस तरह उसने काम करना है। ये एक्स वाई जेड पे जो भी पैरामीटर्स होंगे ये इसमें रिकॉर्डेड है। ये फाइल बेसिकली उस पूरे डिज़ाइन को सम अप करके दिखा रही है मशीन को जो लैंग्वेज समझ आती है वो ये लैंग्वेज है। ये पैरामीटर्स हैं जो मशीन को समझ आएंगे और वो इनके ऊपर वर्किंग करती हुई आपका काम कर देगी। तो यहाँ पे एंड पे देखें, ये इसने जी ज़ीरो करने के लिए यानी कि होम पे जाने के लिए ये एक्सटेंशन डाल दी है, जो मैंने एंड पे टिक किया था कि ऐड होम कर दें जब फाइल ख़त्म हो जाए। तो ये देखें, ये पहले Z 25 पे जाएगी, 25/4 पे, यानी कि जो उसका सेफ Z है। उसके बाद वो जाएगी Z 35 पे जो उसका होम है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।